साउंड आ रहा है तो बोलिएगा। एक बार फिर से बोलिए, बीच में आवाज कम हो गई थी अच्छा, आपकी। अभी आवाज़ आ रही है ठीक ठाक? स्लो आ रही है लेकिन आ रही है। ओके। हेलो। आई थिंक आ जाएगा ठीक ठाक। चलिए, अभी जो हाँ, चीज़ अब मैं बता रहा हूँ इसको अच्छी तरह से नोटिस करना कि कैसे वॉच लिस्ट बनता है, कैसे एनएससी का डेटा वगैरह आता है। एक तो डायरेक्ट हम लोग एनएससी से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे एफएनओ अगर डाउनलोड करेंगे मिल जाएगा। अगर ये सारे डेटा के साथ चाहिए तो पहले चार्टिंग का होम पेज पे आना है। ये होम पेज है। होम पेज में आने के बाद यहाँ पे जो डैशबोर्ड लिखा है, ये वाला डैशबोर्ड नहीं, ये जो येलो मार्क एटलस डैशबोर्ड है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद कोई भी एक डैशबोर्ड अपने हिसाब से क्रिएट न्यू करके बना लेना, कुछ भी। मैंने कुछ 2 दिन पहले बना के दिखाया था, ये टेस्ट वाला जो भी है। तो इस हिसाब से कोई भी एक डैशबोर्ड बना लेना, या फिर जो एग्जिस्टिंग है कहीं से कोई एक कॉपी कर लेना। तो फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट वाला लिया, पता नहीं क्या है यहाँ पे, जो भी है। तो मुझे एक नया बनाना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ऐड स्कैन चार्ट राइट साइड में, ठीक है। ऐड स्कैन चार्ट, यहाँ इस प्लस साइन में हम लोग क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट ये फ्रेश, ये बन गया। अब यहाँ पे सबसे पहले फिल्टर में जाना। फिल्टर में देखो ऑलरेडी क्या है, सिलेक्ट पास ऑल द बिलो फिल्टर इन कैश, इसको हम लोग एफएनओ कर देंगे क्योंकि अपने को पहले एफएनओ का डेटा चाहिए। तो फ्यूचर्स, हाँ। और यहाँ पे कुछ लिख देंगे कि क्लोज, मतलब जस्ट डेटा चाहिए अपने को, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 रुपीज़ कर देते कि 10 रुपए के ऊपर जितने सारे एफ स्टॉक्स है वो उसका चाहिए, बस इतना ही। और कुछ नहीं, बस ये जो 10 रुपए, बस मेरे को डेटा चाहिए, इस वजह से लिखा। स्टॉक पास यहाँ पे कैश था, इसको जस्ट फ्यूचर कर दिया क्योंकि मुझे फ्यूचर में कितना स्टॉक्स है वो देखना है। अब यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जो भी डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे को सिर्फ आर ओ सी ही चाहिए। अच्छा, उसको लिखना पड़ेगा, रिटर्न ऑन, हाँ। यहाँ पे क्लोज, क्लोज मीन्स क्या है कि कितने प्राइस पे मार्केट क्लोज हुआ। तो यहाँ पे हम लोग उसी को एल या फिर करंट मार्केट प्राइस जो भी है उसको बोलते हैं। तो ऐसा करके रख दिया, देन रन किया। तो जैसे ही रन करेंगे उसके बाद एक बार सेव कर लेते हैं, ऐड करंट डैशबोर्ड, ओके, एफ एन ओ, सबमिट। ये वन टाइम वर्क है। एक बार जब बन जाता है तो इसी को हम लोग मॉडिफाई कर करके जितने सारे स्टॉक्स है वो हम लोग ले लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसको डाउनलोड करूँगा, तो डाउनलोड करने के बाद इसको एज ए एक्सेल ओपन करना है। जहाँ पे डाउनलोड हो वहाँ पे राइट क्लिक करके एज ए एक्सेल अगर ओपन करेंगे तो जितने सारे स्टॉक्स है एफ का वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने स्टॉक्स है देखता हूँ, कुछ दिखाता है क्या। वैसे काउंट तो इस हिसाब से दिखा नहीं रहा है, बट लगभग सभी आ जाता है। एरिया चार्ट इसमें भी पता नहीं चलता है। टोटल 170 180 के आसपास स्टॉक्स दिखाता है, ठीक है। तो उसको क्या करना, अब एनएससी का निफ्टी 50 का जो डेटा है, फॉर एग्जांपल मैंने एफएनओ का डेटा निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, निफ्टी 500 का डेटा हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद वीलुकअप मार के दोनों स्टॉक से हम लोग अलग कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ कैश सेगमेंट का जो स्टॉक्स है, हाँ यही था शायद, मैंने कैश सेगमेंट्स का जो स्टॉक्स है वो मैंने अलग किया। लार्ज कैप में जैसे 111 स्टॉक्स है, स्मॉल में 249। तो इस हिसाब से मैंने, सॉरी स्मॉल कैप तो अलग हो गया। मिड कैप में, क्योंकि मैंने देखा कि 90% लार्ज कैप एंड मिड कैप निफ्टी 500 को कंप्लीट कर देता है, स्मॉल कैप बहुत रेयर होता है। 244
और यहाँ पे है 211, मतलब कुछ 350 स्टॉक्स है जो कैश सेगमेंट्स में है ओनली। और एफ एन ओ का यहाँ पे 177 स्टॉक्स है, दोनों मिला के 500 स्टॉक्स होते हैं। तो मैंने कैश सेगमेंट्स में जो है, जो एफ एन ओ में नहीं है, वो मैंने अलग से यहाँ पे बना लिया, एंड एफ एन ओ को स्टॉक्स मैंने यहाँ पे डाल दिया। एफ एन ओ में वही सारी चीज़ आ जाता है, टी सी एस, एल एन टी को, फकबाटा, एस बी एन, जो भी है। एंड मेरे फर्स्ट चॉइस क्या रहता है कि जो ये कैश सेगमेंट में जो स्टॉक्स है वो मैं पहले देखता हूँ। जब मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तब मैं एफ एन ओ वाला स्टॉक्स पे आता हूँ। ठीक है, अगर किसी को डायरेक्ट यहाँ से चाहिए मैं लिंक दे दूंगा, बस कॉपी कर लेना इसको। यहाँ से फाइल में जाना, मेक ए कॉपी ऑप्शन है, इसको कॉपी कर लेना बस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो फर्स्ट कोशिश करना कि जो कैश सेगमेंट में स्टॉक्स है उस पर ट्रेड करने के लिए, देन उसके बाद एफ एन ओ जितने सारे स्टॉक्स है उस पर जाने के लिए कोशिश करना। नहीं तो क्या होता है कि एफ एन ओ वाला जो स्टॉक्स है वो वही है, मतलब लिटिल बिट अगर पैनिक होगा ना रिटेलर वालों सब, जो मतलब फ्यूचर्स वगैरह खरीद के रखे हैं, तो वो सेल होना स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं कैश सेगमेंट्स में भी इफेक्ट आता है। ठीक है, तो यही रीज़न है एफ एन ओ स्टॉक्स को अवॉइड करने के लिए। एक बार ओवरऑल मार्केट का कंडीशन देखे, बट क्या देखो, सब तो रेड ही रेड है। ठीक है, सो मंडे में थोड़ा कंफ्यूज हूँ मंडे को लेके। तो जब तक मंडे नहीं आएगा मुझे लगता नहीं कि मैं उस हिसाब से कुछ सोच पाऊँगा। बट कुछ फार्मा सेक्टर में कुछ स्टॉक्स मेरे को अच्छा लगा कि हाँ वो लोग परफॉर्मेंस कर रहा है, बट कुछ खास दिख नहीं रहा है मेरे को मूवमेंट के बारे में। एक बार अपना इन्वेस्टमेंट का जो लिस्ट है उसका परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। पेटीएम 20% में चल रहा था, अभी 12% के आसपास आ गया। स्मॉल स्मॉल कैप पैकेजिंग, इनका तो कुछ लेना देना ही नहीं है मार्केट गिरने से, इनको तो और ज़्यादा अच्छा है पैकेजिंग सेक्टर को, तो ये अच्छा खासा चल रहा है। इन्वेस्टिंग में जितने सारे स्टॉक्स है कुछ खास फॉल हुआ नहीं, लगभग ये वाला सिर्फ ज़्यादा फॉल किया, बाकी तो सब 1-2% के आसपास ही ओवरऑल ओके। क्योंकि यहाँ पे जितने सारे स्टॉक्स है वो सारे स्टॉक्स एक एफएमसीजी छोड़ के फार्मा कुछ ज़्यादा इफेक्ट करता नहीं, तो इन्वेस्टमेंट वाला जो है वो ठीक ठाक चल रहा है। चलिए अभी नेक्स्ट वीक के बारे में सोचते हैं, ये सारे हटाते हैं। तरीका मैंने बता दिया, नेक्स्ट वीक कैसे क्या स्टॉक सिलेक्शन करेंगे ना करेंगे उस चीज़ में बात करते हैं। ओके, सो अभी जो लोग मैनुअली चेक करना चाहते हैं, सिर्फ मैनुअल बेसिस पे ही नहीं, जिनको जो कुछ लोग कहते हैं ना कि सर मैं कैसे स्टॉक सिलेक्ट करूँ समझ में नहीं आता है। मैं ये चीज़ को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कन्फ्यूज़न मेरे लाइफ में बहुत दिनों तक था, बहुत स्ट्रेटजी सीखने के बाद भी बहुत कन्फ्यूज़न था। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिनके लाइफ में ये कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है कि कैसे स्टॉक सिलेक्शन करूँ। सेटअप तो मैं समझ गया, चलो 50 SMA के ऊपर लेंगे या फिर 52 हाई के ऊपर अगर स्टॉक्स जाएगा तो हम लोग उस पर ट्रेड करेंगे, बट स्टॉक सिलेक्शन के टाइम पे क्या देखूँ समझ में नहीं आता है। फंडामेंटल देखूँगा, इतने फंडामेंटल देखना पॉसिबल है नहीं हमारे लिए। सो पहले हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद ही फंडामेंटल देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो है। तो मैं जिस हिसाब से देखता हूँ वो मैंने इससे पहले भी बोला, अभी भी बता रहा हूँ। पहले ग्रोथ स्टॉक से देखते हैं। मैंने यहाँ पे 3 या 4 मूविंग एवरेज लगाया, वो अच्छी तरह से देख लो। 20, 50, 100, 200। 100 नहीं लगाऊंगा तो भी चलेगा, 20, 50 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका कलर में थोड़ा मोटा कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। बस यही तरीका सबके लिए है, सभी लोग सेम चूज़ करते हैं जिनको स्विंग ट्रेड करना है।
ठीक है। और जिनको बहुत दिन तक होल्ड करना है, 2 महीना, सॉरी 6 महीना, 1 साल, उनके लिए तरीका अलग है, वो लोग बॉटम ढूंढते हैं। बट अपने को स्विंग ट्रेड करना है, तो दोनों में डिफरेंस है, इस चीज़ को भूलना मत, दोनों को एक साथ मिक्स मत करना। नेक्स्ट दिन शायद इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक में मैं RSI का एक्चुअल कंसेप्ट बताऊंगा, सिर्फ RSI के बेस पे भी कैसे ट्रेड होता है, तो वो थोड़ा एडवांस है। सो उससे पहले अपना जितने सारे कन्फ्यूज़न है स्टॉक सिलेक्शन या फिर जो बेसिक कंसेप्ट से हम लोग सिलेक्ट कर पाए, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, रेड कलर होगा 20, ब्लू कलर होगा 50, ये वाला जो कलर है ये 200 और ग्रीन वाला कलर है 100। अभी जो कंडीशन है मूविंग एवरेज का वो उल्टा है, ठीक है, भले ही प्राइस एक्शन बने बट उल्टा है। हम भले ही इस कंडीशन में स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं बट हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक ना मूविंग एवरेज, मैंने पिछले दिन बोला था, जब तक ना मूविंग एवरेज करेक्ट ऑर्डर में आएगा, कोमा, जब तक मूविंग एवरेज करेक्ट ऑर्डर में नहीं आएगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। वो ट्रैपिंग हो सकता है कभी भी, इस चीज को याद रखना। मैंने बहुत बार ये चीजें देखा, इसलिए मैंने बोला कि जब ये उल्टा कंडीशन में है, जब ये उल्टा कंडीशन में है, ठीक है, इस हिसाब से नीचे आके ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जाके फिर से और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे, ट्रैप हो जाएंगे। क्यों ट्रैप हो जाएंगे, उसका लॉजिक क्या है? मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज एक्चुअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। मार्केट का जब मूवमेंट इस हिसाब से ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, उस टाइम पे लीनियर या फिर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता है। क्योंकि रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि अगर मेरे लिए ये रेजिस्टेंस है, अगर मेरे लिए रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि मैं जब इस फ्लोर के आसपास था तो मेरे लिए यह छत था, मेरे लिए रेजिस्टेंस था। जब मैं धीरे धीरे आऊँगा, जब मैं 5th फ्लोर से 4th फ्लोर में आऊँगा, 3rd फ्लोर में आऊँगा, 2nd फ्लोर में आऊँगा, धीरे धीरे मेरा फ्लोर, मेरा रेजिस्टेंस भी घटेगा, जो इस टाइप का हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं करता है। उस टाइम पे हमारे लिए मूविंग एवरेज एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशली इंट्राडे में जो लोग देखेगा उनको तो अच्छी तरह से पता होगा कि मूविंग एवरेज किस हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काम करता है। सेम स्विंग में भी काम करता है। 20 मूविंग एवरेज अगर क्रॉस कर देता है तो उसके सामने 50 मूविंग एवरेज है। देखो, जब एक ट्रेंडिंग फॉलिंग कंडीशन है, पहले तो वो 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर नहीं पाता है। अगर इसको क्रॉस कर देता है तो 50 SMA इसको रोक लेता है। अगर किसी भी कारण अगर 50 SMA भी क्रॉस हो जाता है तो 100 एंड 200 SMA ऐसा है जो इंस्टीट्यूशन प्लेयर या फिर बड़े बड़े लोग इस चीज़ को फॉलो करता है, तो वो लोग हेविली रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सेम चीज़ उल्टा, जैसे सपोर्ट की तरह काम होता है तो उल्टा होता है। इतना आसानी से 200 के नीचे मार्केट गिरता नहीं है। सेम जब मार्केट नीचे आता है इतना आसानी से 200 के ऊपर जाता नहीं। कंडीशन अगर देखें तो इसमें करीब 1 साल के आसपास क्या था, नेगेटिव सिचुएशन है। यहाँ पे आके भी कोशिश किया बट 100 ने रोक लिया। जब तक हर एक मूविंग एवरेज को प्राइस क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक बाइंग का सिचुएशन बनता नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर आया था, लोगों को क्या लगा कि अब इसके ऊपर हम लोग बाई कर लेंगे। बट करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज का जो रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से क्या होता है, 20 उसके बाद 50 का होना चाहिए। बट यहाँ पे तो 200 अभी तक नीचे गया ही नहीं, वो 100 तो दूर दूर तक आया ही नहीं, तो मार्केट ऊपर क्यों जाएगा? बहुत सारे लोग सिर्फ 20 SMA के बेस पे ट्रेड करता है। 20 SMA के बेस पे हम लोग नीचे ट्रेड नहीं कर पाते। 20 SMA के बेस तभी ट्रेड होगा जब एक मार्केट ऑलरेडी 30-40% मूव दे देगा तब। उससे पहले 20 SMA का ट्रेड नहीं बनता है। तो वही रीज़न है कि करेक्ट ऑर्डर मूविंग एवरेज आया नहीं तो इसको फेलियर होना ही था, ठीक है।
धीरे धीरे इस जगह के आसपास करेक्ट ऑर्डर में मूविंग एवरेज आया, यानी इसके आसपास से ब्रेकआउट हुआ, देन एक मूवमेंट मिला हमें। यह मूवमेंट कुछ मतलब इतना भी खराब नहीं है, इस मूवमेंट बहुत अच्छा है। 23% के आसपास मूवमेंट है, वो भी इतना हेवी वेटेड स्टॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट नीचे आया। अगेन देखो 200 SMA को तोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर टूट जाता है तो पिछला वाला जो 1 साल का कंडीशन था उस हिसाब से टूट जाएगा। ठीक है, अगेन ये जो सिचुएशन है इस जगह को देखो, एंड डेफिनेटली प्राइस एक्शन बनना चाहिए। जो चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, एक प्राइस एक्शन बनना चाहिए। हर एक मूविंग एवरेज अलाइन हो गया, उसके बाद एक मोमेंटम। अब लार्ज कैप में इतने परसेंटेज है, कुछ खराब नहीं है। 15-20% लार्ज कैप के लिए बहुत है। अभी फिर से नीचे आया था, अब ये जाने के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं, बट करेक्ट मूविंग एवरेज अभी तक आया नहीं। ठीक है, टिप्स इंडस्ट्रीज में एक बार देखते हैं। ठीक है, ये जोन को देखो, जब हर एक मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज 50 100 200 प्लस प्राइस एक्शन, कुछ यहाँ पे नहीं बनता है क्योंकि मूविंग एवरेज का भी ऑर्डर चाहिए, तो यहाँ पे बनता है। जिनको सेफर साइड खेलना है यहाँ पे ले सकता है, जिनको और सेफ खेलना है यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो आज के डेट में ये कंटिन्यू है, एंड ये शायद पिछले रिजल्ट की बात है, तब से इसने अपना मतलब जो पोजीशन है उसको उसने छोड़ा ही नहीं। इसमें देखते हैं, दिस इज द करेक्ट। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ऑल मूविंग एवरेज कोमा में आ जाए। सेकंड क्या देखना है, क्या यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन वगैरह बन रहा है। थर्ड क्या है, क्या यहाँ पे वॉल्यूम का कंट्रैक्शन वगैरह था, क्या ये जो ब्रेकआउट है कुछ हाई वॉल्यूम वाला मिला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक जस्ट इसने अपना मूवमेंट दिया था, जस्ट एक अपॉर्चुनिटी दिखाया था, बट एनी हाउ इसने नीचे आ गया, 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। सो हम लोग अभी तक इसमें पोजीशन के बारे में सोचेंगे नहीं जब तक ना 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा। जब इसका ये वाला जो सिचुएशन था, डेफिनेटली मार्केट कंडीशन डिपेंड करता है। अभी जो मार्केट का कंडीशन है, इस कंडीशन में मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये मार्केट सुइटेबल है नहीं अभी ट्रेड करने के लिए। तो जिनके अच्छे अच्छे स्टॉक्स है उनका भी सेम कंडीशन हो रहा है, तो स्टॉक सिलेक्शन में कोई गलती नहीं है। 20 50 100 200 विथ प्राइस एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंडीशन आएगा, मतलब ये चीज़ें मैं बार बार मैं मेंशन करता, आज भी कर रहा हूँ। मुझे सबसे पहले कोमा चाहिए, नेक्स्ट चाहिए प्राइस एक्शन, नेक्स्ट चाहिए वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, और उसके बाद RSI CRS, जिसको जो भी देखना है। फर्स्ट 3 इनफ है, फर्स्ट 3 अगर देखते हैं तो ये हमारे लिए इनफ है। बाकी दोनों हमें इंडिकेट करता है कि ये प्राइस ऊपर जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। ठीक है, RSI एंड CRS हमें इंडिकेशन देगा, बट कंफर्मेशन के लिए हम लोग फर्स्ट तीनों को यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि कौन से टाइप के स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड करेंगे। जब ये प्राइस फॉर एग्जांपल इस हिसाब से चल रहा है, हम लोग आज के दिन में स्टॉक्स देख रहे। हाँ, अब देख रहे हैं कि तीनों मतलब ये जो मूविंग एवरेज है चारों अभी अलाइन में आ गया। ये आज के डेट है फॉर एग्जांपल, अभी ये मेरे रेडार पे आ गया, बट मैं ये देख रहा हूँ कि इसका नियर बाय रेजिस्टेंस इसके ऊपर है,
तो जब इसके ट्रेंड लाइन हो या फिर इसका रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तभी मैं ट्रेड करूँगा इसको, तब तक मैं वॉच लिस्ट में रखूँगा एंड उसको फॉलो करते रहूँगा, फॉलो करते गया वो रिवर्स आ रहा है, जो भी हो रहा है उसको होने दो। एंड एक चीज़ नोटिस करना, ये जब भी ब्लास्ट होगा ब्लू कलर का जो 50 SMA है इसके आसपास से ब्लास्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट ऊपर भाग जाता है हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, हमें एक सपोर्ट चाहिए, प्राइस एक्शन चाहिए एंड वो डेफिनेटली 50 SMA के आसपास होना चाहिए। 50 SMA के आसपास से रॉकेट लॉन्चिंग होता है, उसके बाद ही हमें मूवमेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आता है, ये मैंने भी अभी तक देखा नहीं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा सोच के चल रहा हूँ, एक मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना देता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मूविंग एवरेज को करेक्ट ऑर्डर में आने देते हैं, तो कुछ इस जगह के आसपास आई थिंक करेक्ट ऑर्डर में आ गए। ट्रेंड लाइन को और खींचते हैं, तो इसके ऊपर जाएगा तो मैं ट्रेड के बारे में सोचूंगा। तो मैं देख रहा हूँ ये जो कैंडल है ये इसके ऊपर गया बट उतना वॉल्यूम में है नहीं, तो नेक्स्ट डे के लिए कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा। हाँ, नेक्स्ट डे कंफर्मेशन के लिए एक वॉल्यूम ऊपर गया, अब मैं इस वॉल्यूम के ऊपर मैं ट्रेड लूंगा, मतलब इस कैंडल के ऊपर मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है, इस कैंडल को मैं ट्रेड लूंगा। अब मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे RSI ऑलरेडी 60 के आप चल रहा है, मतलब 60 के आसपास चल रहा है, ठीक है, 60 के आसपास चल रहे बट 70 से नीचे है, मतलब एक मोमेंटम आने का चांसेस है। उसके साथ साथ हम लोग मंथली वीकली भी देख लेंगे कि ठीक ठाक है कि नहीं है। एक बार CRS को भी देख लेंगे, जब देखेंगे ठीक है, नेक्स्ट डे जब भी ये रेंज को ब्रेक करेगा हम लोग ऑर्डर डालेंगे, ठीक है। 3 बजे के आसपास फॉर एग्जांपल ये जो दिन था 23 नवंबर, इसमें हम लोग ट्रेड बना दिया, क्योंकि ये अभी शायद ऊपर से वीक दिख रहा है। मॉर्निंग में जिन्होंने ट्रेड करेंगे वो शायद पहले ही ट्रेड कर दिए होंगे, तो इसमें एंट्री, इसमें जब एंट्री है तो ये जो स्विंग लो है यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस वगैरह रह जाएगा, ठीक है। और मेरा जो 50 SMA के बेस पे ट्रेड है वो ट्रेड इसी जगह पे बन जाता है, बट ठीक है, सेफर साइड हम लोग इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं, ऊपर नीचे होने दो बस, बूम। मार्केट कंडीशन अगर सही है तो ये सेटअप अच्छा खासा पैसा दे के जाएगा, ठीक है। कुछ इस दूर तक अगर किसी ने इतना दूर तक होल्ड किया तो ठीक है, मैं तो बोलूँगा अगर जब 20 SMA ब्रेक करके 50 तक आ जा रहे तो रुको ही मत। इसीलिए बोला जाता है कि स्विंग ट्रेड अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो तो 10-15% बहुत है, उससे ज़्यादा होल्ड मत करना। 10 दिन में 10-15% मिल जाए, पैसा निकालो दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। अगर लगता है कि नहीं मैं लॉन्ग टर्म के लिए खेलूंगा तो कुछ ही क्वांटिटी 20% या 10% क्वांटिटी रखो, होल्ड करो एंड कंटिन्यू करो। इसमें अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे था, हिट हुआ नहीं, ऊपर नीचे हुआ एंड आज के दिन में देखेंगे तो करीब इसने 50-60% के ऊपर रिटर्न देके गया। तो अभी बताइए कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, किसी स्टॉक्स को देखना है, ये समझ में आ गया। फर्स्ट कंडीशन कोमा देखना है, जब तक कोमा नहीं आएगा कोई भी स्टॉक्स उठा के देख लो। फॉर इसमें देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ये जो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बनाया, ठीक है, रैंडम देख रहा हूँ कि जो प्राइस एक्शन बनाया, सबको पता है कि हाँ प्राइस एक्शन बन गया, उसके बाद RSI डाइवर्जेंस बन गया, एक्चुअली सिमेट्री है, बट इसके बाद भी ट्रेड क्यों नहीं चला, ये मैंने ऑब्जर्व किया कि कितने भी, मैं क्यों इतना मूविंग एवरेज को इतना प्रायोरिटी देता हूँ। मैंने देखा कितना भी प्राइस एक्शन बने, जब तक मैंने देखा कि मूविंग एवरेज एक ऑर्डर में नहीं आएगा, क्योंकि रीज़न क्या है, बहुत सारे लोग जिनको लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है वो वेट कर रहे हैं कि 100 के ऊपर आएगा मैं बाइंग करूंगा। जो मिड टर्म है वो वेट करेगा कि 50 के ऊपर जब प्राइस एक्शन बनेगा तब ट्रेड करूंगा। जो शॉर्टर टर्म है वो तो ये सोचेंगे कि जब 20 के ऊपर आएगा मैं ट्रेड करूंगा। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे, तो किसी के मतलब सेटअप में ये स्टॉक्स आए नहीं। बहुत रेयर लोग होते हैं जो सिर्फ प्राइस एक्शन में ट्रेड करता है, स्विंग ट्रेडिंग, ये सच है। बहुत रेयर लोग हैं जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे काम करते हैं।
तो यही रीज़न है, जब तक ये कोमा में नहीं आएगा काम नहीं करेगा। ये जो जोन है, क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बना, क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बना, बट अल्टीमेटली किसी भी चार्ट पे देखो, जब ऑल एक मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आता है तभी क्यों मूवमेंट मिलता है। किसी भी स्टॉक्स में देखो, लोग कहते हैं कि इंडिकेटर यूज़ मत करो, बट मुझे ये समझाओ, ये फिर ये मूवमेंट हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्यों आता है? जब मूविंग एवरेज के नीचे रहता है तब क्यों नहीं आता है? इसके ऊपर ही क्यों आता है? तो जब हमें पता है, हम अब गलती यहाँ पे हम लोगों का होता है कि हम लोग चार्ट को देखते नहीं है। मैंने जो अभी ये जो चीज़ बोला, बहुत सारे लोगों ने देखा बट नोटिस नहीं किया। प्राइस एक्शन तो बन रहा है इस जोन में, बट इसका अल्टीमेटली मूवमेंट जब हर एक मूविंग एवरेज ऊपर आया तभी क्यों बना, उससे पहले क्यों नहीं बना? देख लो, इस जगह के बाद से ही क्यों ये मूवमेंट आया, यहां से क्यों मार्केट ऊपर नहीं गया डायरेक्ट? तो जितने सारे ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, उनका एक बाउंड्री होता है। आज मैं 50 SMA को प्रेफर करता हूं, जब मेरा 50 SMA के ऊपर आएगा तो मैं यहाँ पे पैसे डालूंगा। मेरे से जो लंबा इन्वेस्टर वालों है, जो उनके 100 के ऊपर आएगा तो यहाँ पे पैसे डालेगा। जो रिटेलर है, जो 20 मूविंग एवरेज के बेसिस पे 1 महीना 1.5 महीना होल्ड करता है, वो इस जगह पे जाके इस सपोर्ट पे पैसे डालेगा, तभी तो जाके मार्केट में पंपिंग होगा। जब सभी रिटेलर एंटर करते हैं तब देखो, बड़े लोगों का फर्स्ट पंपिंग कहाँ होता है? एक बड़ा कैंडल। इतना तो हमें पता है, ये बड़ा कैंडल रिटेलर का होता नहीं। वो यहाँ पे एक पंप करते हैं, करके सभी को बुलाते हैं, उसके बाद सेकआउट करते हैं। ये सेकआउट तो होगा ही, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये सेकआउट होगा ही। अगर आपको एकदम स्टेज 2 में मलाई खाना है तो ये आपको झेलना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे गया, तो जो इन्वेस्टर लोग हैं वो 100 के ऊपर जब सपोर्ट लेगा, सबको पता है मूविंग एवरेज पे जब सपोर्ट लेता है तभी ट्रेड करता है, कोई क्रॉसओवर पे ट्रेड करता नहीं, इतना तो हमें पता है। तो जो 20 वालों है यहाँ पे ट्रेड करेंगे, जो 50 वालों है यहाँ पे ट्रेड करेंगे, या फिर यहाँ पे करेंगे, जो 100 वालों है यहाँ पे ट्रेड करेंगे, और जिनका 200 वाला है वो यहाँ से पंप ऑलरेडी कर दिया। अब यहाँ पे जब लगातार 2-3 कैंडल बन गया, 2-3 कैंडल एज यूजुअल जैसे ही हम लोग देखेंगे, एंड ये मैंने एक पिछले दिन वीडियो में बोला था, पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, 50 SMA सेकआउट 1-2 दिन में रेड कैंडल बना के सेकआउट होगा, सेम कवरेज होगा, 1 या 2 दिन में फिर से वापस आएगा। अगर ऐसा आता है तो मार्केट दोबारा नीचे नहीं आएगा, तो वही चीज़ हो रहा है। तो सभी लोग जब इस जोन पे पैसा लगाएगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा, यही रीज़न है। तो आज के बाद हम लोग वॉच लिस्ट में आपको जो भी मन करे आप लगाओ, बट ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले, स्टॉक्स को फाइनल करने से पहले ये देखना कि हर एक मूविंग एवरेज कोमा में है कि नहीं। फॉर एग्जांपल किसी का यहाँ पे आ गया, किसी को लगेगा कि मेरा रिस्क रिवार्ड में नहीं बैठ रहा है, तो वेट करो सपोर्ट लेने के लिए। अगर स्टॉक सपोर्ट नहीं लेता मूविंग एवरेज पे, मत करो। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जिस दिन सपोर्ट लेगा उस दिन ट्रेड करो। सपोर्ट ले लिया, अब ट्रेड करो, जाओ यहाँ पे रखो अपना। अब इस जगह के आसपास अगर ट्रेड करोगे तो कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा या फिर इस जगह पे रहेगा। ये ज़्यादा तो स्टॉप लॉस है नहीं। अगर कोई अगर सेफर साइड खेलना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, 18% रखो। अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं इसी टाइट जोन पे मैं रहूँगा तो ठीक है ना, इस जगह के आसपास रखो। क्लोजिंग बेसिस पे उस टाइम पे स्टॉप लॉस देखना एंड कंटिन्यू करो। एकदम स्टेज 2 पे ट्रेड करने से एक सेकआउट आएगा, एंड मैं ज़्यादातर वेट करता हूँ ये वाला जो कैंडल बना है, क्योंकि जब जब इस टाइप का सिचुएशन बनता है 50 SMA के आसपास, 1 या 2 कैंडल में बाहर निकलेगा, फिर से 1 या 2 कैंडल में वापस आएगा। इसके बाद उस स्टॉक्स को दोबारा कोई नहीं देखता है, वो भागेगा। ये एक तरीका है। इसीलिए लिटिल बिट सेकआउट, जब मार्केट कंडीशन सही है मैं डरता नहीं हूँ, मैं कंटिन्यू करता हूँ।
तो अभी ये बताइए आप लोग कि स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें, ये जो मैं कहता हूँ ना कि 500 स्टॉक्स देखता हूँ, 1000 स्टॉक्स देखता हूँ, अब यही देखता हूँ मैं हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर कौन सा स्टॉक्स है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। आज के बाद किसी को कैसे स्टॉक्स को देखना है, कैसे समझना है, इस पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सबसे सिंपलेस्ट वे यही है, इसी हिसाब से हमें देखना है। अब सेकंड चीज़ें आता है लार्ज कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप स्टॉक्स पे कभी भी 52 हाई के ऊपर ट्रेड नहीं करना, क्योंकि जितने सारे लार्ज कैप स्टॉक्स है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, उनका काम ही है इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ है उसको बैलेंस बनाना। तो वो इतने आसानी से रॉकेट की तरह हवा में उड़ने नहीं लगेगा। वो लोग धीरे 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 जाएंगे, जब देखेंगे कुछ ज़्यादा उनका मतलब ओवरबॉट कंडीशन में हो गया, ओवर वैल्यूड हो गया, तो अपने आप को करेक्ट करके नीचे आता है। तो हमें क्या करना पड़ता है जब भी कोई लार्ज कैप स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल है, एक TCS ले लेता हूँ। तो जब भी उनको लगता है कि मैं ओवर वैल्यूड हो गया, इतने वैल्यू सभी इन्वेस्टर ट्रेडर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ विजन, हर एक चीज़ के लिए ये सारे स्टॉक्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई होता है। तो ये अपने आप को करेक्ट करेगा ही करेगा। अगर ये इस चार्ट को अगर छोटा करके देखेंगे ना, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, अपने आप को करेक्ट करता है। इसीलिए लार्ज कैप में ट्रेड करने का जो तरीका है बहुत इजी है। जो लोग सिर्फ 200 SMA मतलब SMA है उसको यूज़ करके भी ट्रेड करे। एंड मैंने एक बार स्टार्टिंग में बोला था, जब हर एक मूविंग एवरेज नीचे आ जाएगा तब बाय कर लो, हर एक मूविंग एवरेज जब ऊपर चढ़ाएगा सेल कर दो। ये वाला तरीका बहुत इफेक्टिव है ये सारे लार्ज कैप में। मैं तो यही बोलूँगा, इस टाइप का कुछ अगर 10 स्टॉक्स चूज़ करके, जिनको कुछ समझ में नहीं आता, जिनको बहुत डर लगता है, वो अगर ऐसा ही करे कि जब मार्केट लार्ज कैप एकदम नीचे आ जाएगा सबका नीचे बाय करो, और सबके ऊपर जब जाएगा तब सेल करो। ये सब लार्ज कैप के लिए है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में नॉट पॉसिबल। मिड कैप स्मॉल कैप के लिए हमें हर एक मूवी एवरेज के ऊपर प्राइस चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप के टाइम पे हम लोग 52 के ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। लार्ज कैप के लिए गलती से भी 52 हाई ढूंढ के ट्रेड मत करने जाओ, फंस जाओगे। वो पूरे मार्केट को बैलेंस बना के चलते हैं। उनको जब लगता है मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया तो वो नीचे आएंगे, अपने आप को करेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे। एंड एज ए टेक्निकल एनालिस्ट, जितने सारे लोग एज ए टेक्निकल एनालिस्ट है, उनको दिमाग में ये रखना है। फॉर एग्जांपल ये जो फॉल हुआ, ये जो फॉल हुआ, या फिर उसको फॉल नहीं बोल सकते, ये जो फॉल है, एज ए टेक्निकल एनालिस्ट के लिए ये फॉल क्यों हुआ? इकोनॉमी का इशू, मार्केट का इशू, रिजल्ट का इशू, डजेंट मैटर। टेक्निकल एनालिसिस जो रहते हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि मार्केट का फॉल क्यों हुआ। टेक्निकल एनालिस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। मार्केट में फॉल हुआ, एनालिसिस करो, मौका दिया, ट्रेड मारो। हम लोग कभी ये नहीं देखते कि मार्केट ने क्या किया, नहीं किया, अपने को कोई लेना देना नहीं। जो लोग इन्वेस्टर है उनके लिए, ठीक है, अपने को बस अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो आज के बाद जो लार्ज कैप है, उसमें हम लोग जब फॉल करेगा तब ट्रेड करेंगे। एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, जितने सारे छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, मतलब निफ्टी 200 के ऊपर जितने सारे स्टॉक्स हैं, उसमें आप लोग 52 के ऊपर करो, या फिर 50 SMA के ऊपर ट्रेड करो। जो है वो जो स्ट्रेटजी लगाना है लगाओ। बट निफ्टी 100 के अंदर जितने सारे स्टॉक्स है उसमें कभी भी ऑल टाइम हाई और क्या नाम है 52 हाई ब्रेक पे कभी भी ट्रेड मत करना, इतना याद रखना। चलो ये चीज़ मैंने बता दिया। और एक तरीका बता देता हूँ स्टॉक सिलेक्शन के लिए। ये हो गया जब मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है। 52 हाई ट्रेड करने, मतलब बहुत से लोगों को बहुत से कंफ्यूजन होता है, चलो वो भी दूर कर देते हैं। पहले
52 हाई का बहुत सारे स्कैनर मार्केट में अवेलेबल है, कोई सा भी ले लो, कोई मैटर नहीं है। अच्छा, फिक्स स्टॉक्स इसमें शायद दिखेगा, नहीं ये वाला तो नहीं है। ये अपना 750 स्टॉक्स है, यहाँ पे आ जाऊँ, या फिर चार्टिंग पे अगर 52 हाई स्टॉक्स मिलेगा वो भी देख लो, बट तरीका बता रहा हूँ। नहीं तो एनएससी से जो 52 हाई स्टॉक्स मिलते हैं उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। किस हिसाब से ट्रेड करना है वो मैं बता देता हूँ। फटाफट यहाँ पे अपने को बॉलिंजर बैंड लगाना है। बॉलिंजर बैंड का भी दो तरीका है, जो सिंपलेस्ट वे है वो मैं बता रहा हूँ। जिनको ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है, जिनको ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं बनाना है, पहले स्कैनर को अपडेट होने देते हैं, उसके बाद देखता हूँ। अभी तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो। एंड कोई अगर मुझे ये बोलेगा कि सर मुझे एक स्ट्रेटेजी चाहिए, मुझे 52 के नीचे आ रहा है, 50 ऐसे में, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए मुझे, बस एक ही मेरा जो जोन है ट्रेड करने का, मैं एक ही जोन पे रखता हूँ, एक ही स्ट्रेटेजी पे मास्टरी करना चाहता हूँ। मुझे वो मतलब ऑल मूविंग एवरेज के ऊपर ये सारे समझ में नहीं आते, मुझे आरएसआई समझ में नहीं आता है, मुझे कोई और इंडिकेटर समझ में नहीं आता है, मुझे इतना टेक्निकल एनालिसिस नहीं आ रहा है, मुझे एक स्ट्रेटेजी बताओ, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बट स्टिल मैं बोलूँगा लर्निंग की करना ज़रूरी है। सो ऐसे नहीं बोल सकते कि एक ही स्ट्रेटेजी, मतलब सॉरी ये इंडिकेटर नहीं आता है वो चीज़ें नहीं आता है, ऐसा नहीं बोल सकता। अच्छा, जेंटेक, आई थिंक इस पर 52 हाई ज़्यादा तो बनाया नहीं होगा। देखो ये जो स्टॉक्स है ये तो अभी तो इतना ऊपर आ गया, इसका जो लास्ट 52 हाई स्टॉक्स था, मतलब लेवल था, जब ये कैंडल ब्रेक हो रहा था तो उस टाइम पे अपने एनएससी पे या फिर किसी भी स्क्रीनर पे स्टॉक्स आ गया था। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, मंथली में जाना है, ठीक है। अच्छी तरह से ध्यान से देखना। मंथली पे ये स्टॉक्स, एक मिनट म्यूट कर लीजिए सब लोग। जो स्टॉक्स मंथली पे, मंथली चार्ट पे, एक मिनट अभी बंद हो जाएगा, इसको लगा देते हैं। जो मंथली बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट करता है, कहाँ पे ब्लास्ट किया था, इस जगह पे ब्लास्ट किया था, आज के दिन में भी ब्लास्टिक कंडीशन में। जो स्टॉक्स 52 हाई के ऊपर है, फर्स्ट कंडीशन अच्छी तरह से सुन लीजिए, फर्स्ट कंडीशन 52 हाई के ऊपर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन मंथली बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होना चाहिए, एंड वो उस टाइम पे आरएसआई 80 के नीचे होना चाहिए, बट ये ऑलरेडी 90 चला गया तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, बट मैं रूल्स बता रहा हूँ। सेकेंड थिंग, वीकली में भी बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होना चाहिए, ठीक है, जो ऑलरेडी है। डेली में भी बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होना चाहिए, कुछ इस जगह के आसपास बना था। वैसे स्टॉक्स को हम लोग ऐड करेंगे, बस कंडीशन नहीं होगा मंथली, वीकली, डेली बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट। मंथली में आरएसआई 80 के नीचे होना चाहिए, 60 से ऊपर होना चाहिए। वीकली में 60 के आसपास होना चाहिए आरएसआई, डेली 60 के आसपास हो ही जाएगा, ये कंडीशन होना चाहिए। उस टाइप के स्टॉक्स 5, 6, 7, 8, 10 जितना भी बने, एक साथ एक बास्केट बनाओ, एंड सब में किसी के पास अगर 1 लाख है 10-10 हज़ार करके डाल दो, 10 स्टॉक्स में, 8 स्टॉक्स में, 5 स्टॉक्स में, जितने भी स्टॉक्स मिले, एंड ट्रेड करो, एंड उसके बाद रिजल्ट देखना क्या होता है, ठीक है। फिलहाल मेरे पास उतना एग्जाम्पल मिल नहीं रहा है। जा खुशी करो।
তো কি দিয়ে খাবে? ভাত হলে কি দিয়ে খাবে? রুটি হলে কি দিয়ে খাবে? কেন ছোলা ভিজিয়ে দিত? তরকারি করবো নিয়ে হ্যাঁ করো, তো কাल तो शनिवार हाँ। करो। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इस बार तो 52 हाई बना ही नहीं है। कुछ स्कैनर पे मिलता है क्या देखता हूँ, क्योंकि अभी 1 बाय 1 स्टॉक्स देखने का टाइम तो है नहीं। चार्टिंग का 52, चलिए इस पे देखते हैं कुछ आया क्या। कैश सेगमेंट से 1500 के ऊपर है, ठीक है। बाप रे, स्टॉक्स है ही नहीं, तो मतलब मार्केट का सही में कंडीशन बहुत ख़राब है। अगर 52 हाई नहीं बना रहा है स्टॉक्स तो फिर मार्केट का कंडीशन जेन्युइनली ख़राब है। मंथली पे आ जाओ। मंथली ने सबसे पहले एक पुराना एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ, क्योंकि आज के डेट में तो इसने कुछ खास है नहीं मार्केट का कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे नोटिस कीजिए 52 हाई, एंड ये जो कैंडल है ये मंथली बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे RSI कितना है 78, मतलब 80 के नीचे है। 80-90 के नीचे है फाइन, ठीक है। 80-90 के नीचे, मैक्सिमम 85 तक हम लोग पकड़ सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जाएंगे मंथली में। वीकली में आ जाते हैं इस जोन के आसपास कहीं पे बना था। वीकली बेसिस पे मेरा बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट कब हो रहा है? इस कैंडल पे, ये मेरा बॉलिंजर बैंड, एंड यहाँ पे 60 के ऊपर मेरा स्टॉक्स है वीकली बेसिस पे। अब आ जाएंगे डेली। डेली पे अपने को अभी बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट पकड़ना है। यहाँ पे अपना बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हो गया, ठीक है। अब हम ट्रेड कैसे करेंगे? ऑलरेडी 60 के ऊपर है, ठीक है। अब ये कहाँ पे है? 81 के आसपास है। जब डेली मतलब डेली RSI 80 के ऊपर है तो वो मार्केट अपने आप को कूल ऑफ करने आएगा, इतना याद रखिए। कूल ऑफ करने के लिए ज़रूर आएगा। वही चीज़ किया मैंने, यहाँ पे लाइन खींच के रखा। मेरा क्या प्लान है, जब इसके ऊपर जाएगा, मेरे को ज़्यादा टेक्निकल आता नहीं है, मैं लाइन खींच के रखा। इसके ऊपर जब भी जाएगा मैं ट्रेड कर लूँगा, एंड इसका जो स्विंग लो है या फिर इसका जो 20 SMA यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, फाइन। मैं इसके ऊपर जब भी जाएगा, मैं टेक्निकल सोचा, क्योंकि RSI के बारे में नेक्स्ट दिन में बताऊँगा, बहुत अच्छा से डेप्थ में बताऊँगा। RSI का रूल यही होता है, जब मोर देन 75 के ऊपर चला जाता है तो अपने को करेक्शन करने के लिए RSI आता है, प्राइस भी आता है। तो वही चीज़ है, उसने आया, आने के बाद फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मैंने इस जगह पे ट्रेड ले लिया। इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मुझे ये पता था कि रेंज के ऊपर जब जाएगा मैं बाई करूँगा, मैंने बाई कर लिया। बट मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। अगर मैं 20 SMA के हिसाब से करूँ तो भी मेरा स्टॉप लॉस 325 है। या फिर अगर किसी ने इस ब्रेकआउट के बेसिस पे ट्रेड किया तो इस ब्रेकआउट के नीचे भी अगर स्टॉप लॉस रखा तो भी ब्रेकआउट मतलब स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। तीनों सेगमेंट में, तीनों टाइम फ्रेम में जब बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होता है, इतना आसानी से स्टॉप लॉस हिट होता नहीं है। तो RSI यहाँ पे कूल ऑफ करने के लिए आया, ठीक है, कोई बात नहीं। बट अल्टीमेटली देखिए 50 के ऊपर है, फाइन। जब इसने टाइम वाइज करेक्शन किया, उसके बाद देखिए इतना परसेंटेज कोई होल्ड नहीं कर पाएगा। जिनको लगता है कि मैं 20 SMA ब्रेकआउट जैसे ब्रेक करेगा मैं निकल जाऊंगा 2 कैंडल में, तो उसके लिए भी 73%। ऐसा ही मैंने एक स्टॉक्स चूज़ किया सेम थ्योरी से। हाँ, अभी मार्केट कंडीशन थोड़ा ख़राब है, मे भी कुछ भी हो सकता है,
मैंने ना कोई फंडामेंटल देखा ना मैंने कुछ देखा, मैंने बस सेम प्रोसेस से फॉलो किया। देखिए मंथली इस जगह के आसपास मैंने बोला था स्टॉक्स को मुझे 1070 के आसपास लेना था, बट मैं ले नहीं पाया। सिलेक्शन में था, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, बट मैं एंट्री नहीं कर पाया, मैं भूल गया था। ठीक है, इसके आसपास ब्लास्ट हुआ। वीकली भी यही, वीकली तो इससे पहले ब्लास्ट दे दिया था। मंथली में RSI देख लेते हैं। RSI जस्ट 60 को क्रॉस किया। वीकली पे अगर चेक करेंगे तो जस्ट 75 के आसपास, मतलब ये आइडियल सिनेरियो है। डेली पे आता है, डेली इस कैंडल पे ब्लास्ट हुआ था, जो मैंने 1070 मैंने जिस वजह से बोला था वो यही चीज़ था। तो मैंने शायद 1130 के आसपास मैंने एंट्री किया। कुछ इस जगह के आसपास शायद मेरा एंट्री था, इस जगह पे। मैं थोड़ा लेट एंट्री किया, मुझे बहुत पहले करना था। मैंने ये भी बोला था कि जैसे ही यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बना के ऊपर जाएगा मैं करूँगा, भूल गया था। चलो जो भी है, अभी इस स्टॉक्स को मुझे देखना है कि इसका क्या कंडीशन होता है। जब ये मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर कुछ दिन तक ऊपर जाएगा, रिवर्स भी जा सकता है क्योंकि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी गेम है। अभी मार्केट का कंडीशन ऐसा है, नीचे आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब आएगा तो इस जगह के आसपास मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा। अगर ये चलता है, अगर ये कंटिन्यू करे, तो जब तक मेरा 20 SMA को ब्रिज नहीं करेगा तब तक मैं कंटिन्यू करूँगा। ये सेम सिनेरियो पे ट्रेड है। ठीक है, अभी बताओ किसी को कोई डाउट है? ये वो तरीका में बस इसी तरीके से अगर 5-10 स्टॉक्स बनाऊं, बास्केट बना के ट्रेड करोगे ना, तो भी सही है, इनफ है। और कुछ भी, और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए हमें। हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ क्या देखना है वो मैं बता देता हूँ। ये देखो, फर्स्ट टाइम इसने 52 हाई ब्रेक करने के लिए कोशिश किया था सितंबर में। नेक्स्ट कब ब्रेक किया इसने? करीब 3 महीना बाद। कभी ऐसा ना हो कि इसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, 1-2 हफ्ते बाद फिर से ब्रेक करा, फिर वो ट्रैप होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकेंड अटेम्प्ट में एटलीस्ट 1-2 महीना का गैप होना चाहिए। 2 महीना गैप बेस्ट होता है, इतना याद रखना। ठीक है, यानी सबको दिख भी रहा है कि ये कौन सा पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है बताओ? ये जो ब्रेकआउट हुआ, कौन सा पैटर्न में ब्रेकआउट हुआ ये बताओ मुझे। कप है, हैंडल तो नहीं बना है। हाँ, वो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। ठीक है, एंड राउंडिंग बॉटम पैटर्न सबसे इफेक्टिव होता है, ये हमें भी पता है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बना, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड भी ब्लास्टिंग दिखाया, यहाँ पे RSI भी सपोर्ट है। तो हमें इतने सारे कंफर्मेशन, प्लस यहाँ पे देखो वॉल्यूम ड्राई अप है, इतने सारे कंफर्मेशन है। अगर इसके बाद मार्केट नीचे आता है तो उसको कहते हैं बैड लक। हमारे यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में कोई गलती नहीं है, हमने अपने तरफ से सही किया। वो जो लोग कहते हैं ना कि सब कुछ सही करने के बाद बैड लक की वजह से हो रहा है, तो इसको बैड लक कहते हैं। और जो लोग बिना एनालिसिस किए बस कुछ फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह या फिर टीवी में देख के बाय करते, तो वो उनका गलती होता है। जितने मतलब इस टाइप के स्टॉक्स है, सब में वही चीज़ देखो। इसका तो डेटा कुछ है ही नहीं एक्सेल का। ये एक अच्छे स्टॉक्स है, इसको देखते हैं। जैसे मंथली में देखो, और एक चीज़ है, जो स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स अगर कोई पकड़ पाए तो मुझे भी बताना। मंथली ये जो स्क्वीज हो रहा है, मंथली स्क्वीज हो रहा है ना, मंथली स्क्वीज के बाद अगर ब्रेकआउट देना, वो सबसे बेस्ट होता है। मंथली, डेली वीकली बात नहीं कर रहा हूँ। डेली देखिए, जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतना ज़्यादा इफेक्टिव है, हमें सबको पता है। तो मंथली बेसिस पे जो स्टॉक स्क्वीज है उसको अलग से वॉच लिस्ट में रखना। जिस दिन ब्लास्ट होगा तो वो रुकेगा नहीं, इतना याद रखना। बड़े टाइम फ्रेम में अगर कोई प्राइस एक्शन या पे पैटर्न बनता है ना, वो इतना आसानी से नीचे नहीं आता है। मैंने इसको रैंडम उठाया,
ठीक है, वीकली पे आ जाते हैं। इसने ब्लास्ट कौन सा कैंडल में दिया, नेक्स्ट कैंडल में दिया। डेली में आ जाओ, डेली में कहाँ पे दिया, इस जगह पे। अब ये सारे सिनारियों में क्या है, यहाँ पे RSI ना इतना ओवरबॉट कंडीशन में है नहीं, इसलिए वन टाइम मूव दे दिया। अगर यही RSI 80 के ऊपर या फिर 75 के ऊपर होता तो करेक्शन में आता है। फिर भी ऐसा नहीं कि करेक्शन आया नहीं, देखो जब इस जगह के आसपास आया तो RSI जनरली एक चीज़ देखना, 75 के ऊपर जब भी जाता है RSI करेक्शन के लिए आता है, चाहे कितना भी बुल रन हो, RSI करेक्शन में आते हैं। प्राइस साइड वाइज मतलब टाइम वाइज के बेसिस पे करेक्शन करता है। तो इसके ऊपर जैसे हम लोग एंट्री लेंगे, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर इस जगह के आसपास एंट्री है, कहीं पे भी एंट्री लेते हैं, कंटिन्यू करो उसको, ठीक है। इस ब्रेकआउट के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के कंटिन्यू करो। ऐसे स्टॉक्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 5 या फिर 10 स्टॉक्स का अगर बंच बना के हम लोग इस पर ट्रेड करेंगे, 1 या 2 स्टॉक शायद स्टॉप लॉस मतलब देता होगा, बट बाकी नहीं देगा, ठीक है। 2 कैंडल नीचे आई थिंक यहाँ पे दिया। स्विंग ट्रेडिंग के बेस पे अगर बात करें तो इस जगह के आसपास अगर हमारा ट्रेड होता है, यहाँ पे होता है तो 58%। एंड इसका जो रिटर्न होता है ना बहुत जल्दी होता है, 3-4 महीना के अंदर रिटर्न मिल जाता है। बट कंडीशन वही है, 1 या 2 स्टॉक्स पे नहीं लगाएंगे, मोर देन 4 या 5 स्टॉक्स पे लगाएंगे, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो पूछो। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे है स्टॉक सिलेक्शन ट्रेडिंग का, एंड सिंपल वे है। इसी चीज़ को अगर कोई फॉलो कर सकता तो बहुत अच्छा है। इसको मंथली में देख लेते, ओ तेरी ये तो ऑल टाइम हाई पे है। इस स्टॉक्स को सब लोग वॉच लिस्ट में रखना। मंथली बॉलिंजर बैंड पिछले मंथ में ब्लास्ट हुआ था, अभी बॉलिंजर बैंड 75 के आसपास है। वीकली बेसिस पे तो बहुत पहले दिया था, ये रेडर में नहीं आया था मेरे पास। देखा इसने अभी के दिन में 21% मूव दे दिया था। मेरे लास्ट वीक स्कैनर पे नहीं आता, यही रीज़न है कि स्कैनर मैं यूज़ करना नहीं चाहता हूँ। यही रीज़न है कि मैनुअल चेक करना बेटर है। स्कैनर पे स्टॉक्स लास्ट वीक में आए नहीं मेरे पास, सिर्फ KPR मिल ही आया था। डेली में अगर देखें, डेली में इस जगह पे ब्लास्ट हुआ था, अभी नहीं, आज के दिन में तो ब्लास्ट तो हुआ नहीं, बट इसके ऊपर अगर नेक्स्ट डे ब्लास्ट वगैरह होता है, क्लोजिंग होता है, तो ये अच्छे स्टॉक्स हैं। और एक बार 50 SMA के बेस पे मैं देखता हूँ 50 SMA से कितना दूर है, वो एक बार देखना है। फिफ्टी SMA से लिटिल बिट स्ट्रेच है। अच्छा, ये थोड़ा साइडवेज करेक्शन करेगा, ये अच्छा स्टॉक्स है, इसको रेडर पे रखना, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये तो ऑल टाइम हाई के आसपास, ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो ये जैसे ही ब्लास्ट होगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, देन भागेगा, जैसे KPR मिल है उसी तरह है। तो ये ब्रेकआउट ट्रेड है, ये मूविंग एवरेज बेस पर ट्रेड नहीं है। तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद जाएगा, तो इसको रेडर पे रखना है। ये कितने साल का है, 2022, 23, 24, मतलब कुछ 2.5-3 साल के बाद यहाँ पे शायद उसका IPO लॉन्च वगैरह हुआ था। उसके बाद अभी ऊपर जाने के लिए कोशिश करे, या फिर ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे आएगा, दोनों में से कुछ एक होगा। बट इतने लंबे टाइम के बाद जब जा रहा है तो ऊपर जाने का चांसेस हाई रहता है। ये बहुत अच्छा स्टॉक्स है, इसको रेडर पे रखो, ठीक है। कार ट्रेड टेक लिमिटेड करके। बट अगेन इस टाइप का स्टॉक्स देखने के लिए मुझे लगता नहीं कि स्कैनर बेस्ड होगा, मैनुअल चेक करना है शायद बेटर होगा, पता नहीं, देख लेना एक बार। या फिर अगर स्कैनर बना सकते हैं
जिसमें वीकली मंथली सब एक साथ ब्लास्ट हो रहा है, बट कुछ ना कुछ मिसमैच हो गया। इससे अच्छा मैनुअल देखना बेटर है। सो निफ्टी 200 छोड़ के बाकी जो 300 स्टॉक्स है, या फिर और उसके ऊपर और 100 माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप ऐड कर देना, 400 स्टॉक्स रख लेना। उस पर मैनुअली अगर हम लोग स्कैन करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि बॉलिंजर बैंड लगाएंगे, डायरेक्ट मंथली से देखना स्टार्ट करेंगे। जो ब्लास्ट कर मतलब किया है उसी को चेक करेंगे, नहीं तो इग्नोर करेंगे। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आई थिंक हार्डली 10-12 स्टॉक्स मिलेगा। उसमें फिल्टर आउट करोगे तो 7-8 स्टॉक्स मिल जाएगा। बट 52 हाई ब्रेक होना चाहिए, एंड मंथली RSI 80 के नीचे होना चाहिए, 85 के नीचे होना चाहिए। 80 बेस्ट है, 80 के नीचे हो तो उसके पास ज़्यादा स्पेस रहता है मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग स्टॉक सिलेक्शन करो एंड उसको फॉलो करो, लगातार फॉलो करो, एंड इसका रिटर्न बहुत जल्दी आता है। अगर उसके सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं आता है तो 20-25% इजीली टारगेट बन जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। आरएसआई अगर सर बहुत ज्यादा नीचे हो 63 के आसपास, ऐसा सेटअप बन रहा है जैसे ईकेसी है, एवरेस्ट कंट्रोल सिलेंडर, एक बार देखिए उसको। नहीं, सेटअप गलत है, देखिए। यहाँ पे जाइए, कंफ्यूजन है तो 52 हाई लो लगाइए। ठीक है, सॉरी डेली पे आ गया मैं, मंथली पे जाना है। इसके ऊपर बनेगा तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका नियर बाय रेजिस्टेंस है, इसका भी नियर बाय रेजिस्टेंस है। जैसे हम लोग कार ट्रेड में जैसा देखे, उसके सामने रेजिस्टेंस नहीं है। KPR मिल के पास भी देखिए, उसके पास जाने के लिए टाइम मतलब स्पेस बहुत है, दिख रहा है ना। जब यहाँ से उसने अपना 52 हाई ब्रेक करके गया था तो उसके पास स्पेस है ऊपर जाने के लिए। तो हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनके पास स्पेस है, जो अपने ऑल टाइम हाई बोल सकते हैं, 52 हाई बोल सकते हैं, उसके ऊपर जाए। जैसे अगर हम लोग पेटीएम में देखें, पेटीएम में क्या कंडीशन है कि अगर हम लोग मंथली चार्ट पे देखें तो देखिए इसका नियर बाय रेजिस्टेंस कौन सा है। मतलब मेरे पास अभी भी है 100 पॉइंट्स का मौका है। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्लास्ट नहीं हुआ, मैं फॉर एग्जांपल दिखाया, अगर यहाँ पे ब्लास्ट होता तो मेरे पास कुछ 100 पॉइंट के आसपास मेरे पास मौका है, जो इक्कीसी में नहीं है। दूसरी चीज़ है 52 हाई एटलीस्ट ब्रेक होना चाहिए, या फिर ब्रेक हो रहा है, ऐसे कंडीशन में होना चाहिए। 52 उसमें सर 2022 का है, वो जो देख रहे हैं ना अपने लोग, वो 2022 वाला हाई है। इक्कीसी का, हाँ हाँ वो ठीक है, बट इसके पास स्पेस नहीं है ना जाने के लिए। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, स्पेस नहीं है। आज इसके ऊपर अगर जाता तो मैं इसके बारे में सोचता, वो भी शायद इसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। ये अगर इस जगह के आसपास देखिए, ये जो स्टॉक्स था यहाँ पे जो इसका ब्लास्टिंग हुआ था, ये देखिए परफेक्ट सेटअप है। यहाँ पे देखिए जब ये 52 एक हाई था, यहाँ पे जब ब्लास्टिंग किया था तो इसके पास देखिए अच्छा मौका था यहाँ तक आने के लिए। ऐसे ट्रेड हम लोग करेंगे। अगर यहाँ पे मैं पकड़ता तो मेरे लिए यहाँ तक रहता, बट अभी जिस जगह पे है मेरे पास स्पेस नहीं है। स्पेस भी तो होना चाहिए। अब मंथली में सर वन साइडेड ऊपर जाना चाहिए कि मंथली में भी वो रिट्रेस करे, उसको हम लोग कंसीडर कर सकते नहीं नहीं, हैं। मंथली में जैसे वो सारे देखना ही नहीं है। मंथली में सिर्फ बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हुआ, बस इतना देखिए। जैसे मंथली में एक और है मेरिन इलेक्ट्रिकल्स, उसको देखिए, उसमें ब्लास्ट तो हो रहा है लेकिन बार बार रिट्रेस भी कर रहा है। कौन सा मेराइन इलेक्ट्रिकल्स, इसका स्पेलिंग क्या? अच्छा, MARIEN। एनी एनी
यहाँ पे जो रिट्रेस किया उसके बारे में बोल रहे हैं ना, क्यों रिट्रेस किया, आप खुद ही जी। देखिए, खुद ही देखिए। मैं क्यों बोल रहा था 85 के ऊपर स्टॉक्स ना जाए, देखिए इसका RSI देखिए, ठीक है। तो मैं बोला था ना कि वही स्टॉक्स देखिए जिसका RSI मंथली में 80 टू 85 के नीचे है। यहाँ पे इसका RSI कितना था, 89। तो इसको अभी जैसे 81 के आसपास है तो अभी कंसीडर कर सकते हैं इसको। नहीं, मैं ये बोलूँगा कि अभी कहाँ पे है, 80 के आसपास है, हाँ अभी इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये देखिए, जैसा देखिए ये कैंडल ब्लास्ट हुआ नहीं, इस कैंडल एक्चुअल ब्लास्ट है, ये ब्लास्ट हुआ भी नहीं, ये ऊपर वीक बना दिया, ठीक है। ये फिर से पुल ऑफ होगा, इसको ठंडा होना पड़ेगा, इसको ठंडा होना ही पड़ेगा। आई थिंक इस मंथ जब एंड होगा तो तब तक शायद इसका RSI देखिएगा धीरे धीरे कुछ इस जगह के आसपास बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको वीकली पे आना है, वीकली पे भी ब्लास्ट दिखेगा, वीकली के हिसाब से सही है। वीकली देखिए धीरे धीरे जब 60 आएगा तो मंथली भी कूल ऑफ हो जाएगा, शायद वीकली और नीचे आके ऊपर जाएगा, एंड उसके बाद डेली भी ब्लास्ट होगा। डेली का तो डायरेक्शन ही अलग है। तो इसको वॉच लिस्ट में रखिए एंड चेक कीजिए एंड ऑफ द मंथ जगह क्या होता है, जिस टाइम पे मेरा तीनों एक साथ ब्लास्ट होना चाहिए। कंडीशन मेरा तीनों टाइम फ्रेम में ब्लास्ट होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम पे नहीं, तीनों टाइम फ्रेम पे चाहिए, ठीक है। मंथली ने नहीं दिया, एक्चुअली किसी भी टाइम फ्रेम में ब्लास्ट हुआ ही नहीं, वीकली में ब्लास्ट नहीं है, वीकली में इस जगह पे था, बट उस टाइम पे आपको पता है कि मंथली वाला जो था वो बहुत एक्सटेंडेड था, ठीक है। RSI के बेस पे भी देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेके वापस आया था। RSI को लास्ट टाइम मैंने एक दिन बताया था कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। RSI भी बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसको ऊपर ही जाना है, बट उससे पहले मार्केट को ठंडा करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। आप एक काम कीजिए, जो KPR मिल है उसको अच्छा से स्टडी कीजिए, एक कार ट्रेड है उसको स्टडी कीजिए, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। या फिर पुराने कुछ स्टॉक्स को देखिए, उसमें एक बार स्टडी कीजिए, आपको एक बार अगर जब समझ में आ जाएगा ना, बहुत इजी लगेगा। बहुत अच्छा से चीज़ें देखना, और कैंडल का जो साइज है उसको अच्छी तरह से देखिएगा। कैंडल का ये जो क्लोजिंग है, ये जो क्लोजिंग है और इसका क्लोजिंग में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। इसका क्लोजिंग देखिए, इतना सुपीरियर क्लोजिंग है, देखिए वीक है ही नहीं, सिर्फ बॉडी है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इस हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, उसके हिसाब से देखिए, इसमें है ही नहीं, वॉल्यूम है बट इसका इतना लंबा वीक है। एंड ये अभी देखिए मंथ तो ख़त्म हुआ नहीं, अब एंड ऑफ द मंथ जाके शायद ये डॉजी बना दे, किसी को कुछ नहीं पता। सो बेस्ट वही है, अगर मंथ के एंडिंग में मतलब 1-2 तारीख के आसपास अगर हम लोग चेक करेंगे ना, वो बहुत अच्छा मेरे को वो ऑप्शन देता है। महीना में एक बार बैठो, स्टॉक्स के लिए वही चीज़ है कि महीना में एक बार बैठो, वॉच लिस्ट बनाओ, काम करो। ठीक है सर। थोड़ा स्टडी कीजिए, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? वो ETF वाला आप बतला रहे थे सर, ETF वाला वॉच लिस्ट कहाँ पर है? अरे हाँ जिसमें हाँ, सही बात है। वो मैंने शुरू में जो वॉच लिस्ट दिया था, अच्छा फिक्स स्टॉक्स में ही होगा शायद, इसमें ये देखिए ETF जो फिक्स्ड वॉच लिस्ट हम लोगों ने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें देखिए फायर्स का कोडिंग था, लीडर स्टॉक्स था, हर एक स्टॉक्स था, मतलब जो लीडर स्टॉक्स एंड हेवी वेट स्टॉक्स है उसी में देखिएगा ETF करके मैंने एक सेक्शन डाला था, ठीक है। यहाँ पे मुझे देखना है जो स्टॉक्स, जैसे ये 0.96 है, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे सिल्वर वीज, ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट करके बैठे हैं, ठीक है।
ये एक आज है। ही है। हाँ, एच डी एफ सी सिल्वर, सिल्वर में ज़्यादातर मेरे को दिख रहा है, सिल्वर 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 सब सिल्वर है। सिल्वर सिल्वर में एक्चुअली अभी आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक, पीएसयू बैंक एंड सिल्वर में मेरे को दिख रहा है। प्राइवेट बैंक, निफ्टी बैंक में कुछ नहीं है। निफ्टी बैंक, बैंकिंग सेक्टर एंड सिल्वर 96.5। ये कौन सा है? कोटक निफ्टी एमएनसी ईटीएफ, पता नहीं कौन सा है। आईसीआईसी ये मल्टीनेशनल कंपनीज का एक ETF है, लेकिन ये ETF है पता ही नहीं था ये तो। ये कोमोडिटीज़ का है। कोमोडिटीज़ अभी सबके बाइंग जोन में आ रहे हैं। हाँ होगा, जब ये मार्केट का ऐसा कंडीशन है ना, सब कोमोडिटी में जाएंगे। निफ्टी 50, ये तो निफ्टी 20 होगा शायद। अभी हर एक ETF लगभग आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। निफ्टी 20 97 पे आ गया, 274 276 आ गया ना, ठीक है। सिल्वर में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इंफ्रा बी में भी अपॉर्चुनिटी है। ये जो 90 के आसपास है ना, 93, ये बहुत अच्छा है क्योंकि वो एकदम नीचे आ चुका है। बहुत सारे लिस्ट है, इसमें स्टडी कीजिए, देखिए। इनमें से 3-4 निफ्टी बीज आप ढूंढ के रखिए। सिल्वर, अच्छा गोल्ड का नहीं है क्या? मैंने शायद गोल्ड का नहीं बनाया। गोल्ड गोल्ड का है, इसमें ऊपर था। बट ये गोल्ड अभी तक बाइंग अपॉर्चुनिटी, गोल्ड आई थिंक बुलरन में चल रहा है क्या? नहीं, ऊपर गया था, अभी नीचे आया है, लेकिन अभी 2-3 दिनों में और डाउन होगा लगता है। होना चाहिए, होगा, उसके बाद ही देखेंगे। क्योंकि गोल्ड में अभी तक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं 96 के आसपास अगर कोई ETF आएगा तभी मैं बाय करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ। ये मेरा तरीका है। बाकी इस लिस्ट को देखिए, बहुत जितने मैक्सिमम ETF आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। 91 में कौन सा है? ऑटो ETF, ऑटो 20, ये तो एकदम नीचे है। ये बहुत अच्छे कंडीशन में है फिर। बट डायरेक्ट सेक्टर वाइज लेना मेरे लिए थोड़ा रिस्की है। सिल्वर, निफ्टी बेस, बैंक बेस, यही मेरे लिए सही है। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जो 96 के नीचे है एंड 90 के ऊपर है, वैसे ETF को देखिए। अगर 0.99 के ऊपर जा चुका है तो उसको मत देखिए। जब अगर आपको बेचना होगा, जब 1.12 हो जाएगा तब बेचने के बारे में सोचिएगा। 1.12 मतलब वो 12% बढ़ा है, ऐसा रेशियो है क्या? नहीं 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 नहीं, वो मूविंग एवरेज के बेसिस पे होता है। ये जो 124 दिन का मूविंग एवरेज है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन रहता है। 12% बढ़ा है ऐसा नहीं, वो अलग कैलकुलेशन रहता है। वो एक एवरेज के बेसिस पे होता है, ठीक है। जैसे मूविंग एवरेज धीरे 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 ऊपर जाता है ना, तो उस मूविंग एवरेज से जब बहुत दूर चला जाता है तो 1.12 का एक रेशियो दिखाता है। मतलब वहाँ से फॉलो होने का, जैसे हमें पता है कि मूविंग एवरेज से जितना दूर जाएगा, मतलब वो मूविंग एवरेज से 112% दूर चला गया। जो मूविंग एवरेज का है उसके प्राइस से, मतलब फॉर एग्जांपल है, मैं आपको अगर दिखाऊं, ये अगर मेरा 20 मूविंग एवरेज है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिए, ठीक है, बट देखिए मूविंग एवरेज के आसपास ही है। बट आपने कहाँ पे लिया? आपने फॉर एग्जांपल ये 36 रुपए के आसपास लिए। तो इस जगह पे भी अगर आप आएंगे तो आपका गेन मोर देन 12% हो चुका है। आपका यहाँ पे भी तो गेन ऑलरेडी 12% के आसपास हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपने टोटल 212% गेन कर लिया। बट आपको सेलिंग सिग्नल कब देगा? जब ये मूविंग एवरेज से अचानक इसका स्पाइक आ जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। ऐसे कंडीशन में जब आएगा तब आपको सिग्नल देगा। तो आपका तो बाइंग ऑलरेडी नीचे है। समझ में आया आपको? जब तक ये मूविंग एवरेज के साथ चलेगा आपको सेलिंग सिग्नल नहीं देगा, तब तक आपको वही 1.02, 03, 06, 07 देगा। जब मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला जाएगा, चाहे वो 6 महीना में जाए, चाहे 10 दिन में जाए, चाहे 1 साल में जाए,
जिस दिन बहुत दूर चला जाएगा उस दिन आपको सिग्नल देगा कि ये अपने 124 दिन मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला गया, अब शायद सेलिंग करने का टाइम आ गया। क्योंकि हमें पता है मूविंग एवरेज से जब ये प्राइस दूर चला जाता है तो वो वहाँ से एक फॉल होता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ आ गया। ठीक है, चलिए रखते हैं आज। गुड नाइट सर, थैंक ओके यू। ओके।